नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर साथ हैं और हम बात कर रहे हैं एसएससी में आए हुए कॉमन एरर्स पर जो कि किरण पब्लिकेशन में दिए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का एक तरीके से ऑपरेशन करते हैं। जिस तरह से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे एसएससी के हों या एसएससी के बाहर के हों, जो कॉमन एरर्स आती हैं, जो ग्रामर रिलेटेड पार्ट आता है, वहाँ पर दो ही तरीके से या दो तरह से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सिंटेक्स से, दूसरा सिमेंटिक्स से। जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, जब हम किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, उसके ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, उसके ग्रामेटिकल पैटर्न को स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं सिंटेक्स। हम सिंटेक्स को स्टडी कर रहे हैं, हम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। जब वो सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ एक कॉम्बिनेशन में, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में मिलकर एक स्पेसिफिक मीनिंग को जनरेट करते हैं तो उस मीनिंग की स्टडी को हम कहते हैं सिमेंटिक्स। तो आपके पास जो एरर आती हैं, आपके सामने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो या तो सिंटेक्स से होते हैं या सिमेंटिक्स से। हम उसी चीज़ पर यहाँ डिस्कशन करते हैं, हम यहाँ पर फोकस करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे पिछले लेक्चर देख चुके हैं इस सेशन के, वो थोड़े से फेमिलियर होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बता दूं कि हम सेंटेंसेस को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मेरा मानना है कि इस तरह की अप्रोच फुल प्रूफ नेचर की है। देखिए, आप कितने भी रूल रेगुलेशन रट लें, कुछ ना कुछ आपके दायरे से बाहर रह ही जाएगा। लेकिन अगर आपने आपकी समझ को डेवलप कर लिया, जो मैं सिखाता हूं यहाँ पर, आपकी समझ को अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपके दायरे से कुछ भी बाहर नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हमारे तुम्हारे डिस्कशन से छूट भी जाएंगी, वो वहाँ पर उन सिचुएशन में आप अपना दिमाग लगा लोगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को उतना डेवलप कर लिया, आप चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो अप्रोच है जो मैं बताता हूँ, ये थोड़ी सी शुरुआत में आपको टाइम टेकिंग तो लगेगी, लेकिन आपने अगर 200-400 सेंटेंस इस तरीके से कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए प्रीवियस ईयर के, तो जीवन भर के लिए आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश ख़त्म। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, आप 2-4 महीने, 2 महीने बैठ के आप अपना प्रैक्टिस कीजिए और अपना दे के आइए। टाइमिंग को थोड़ा मैनेज करना होता है उसमें, फिर आप एग्ज़ाम दे के आइए। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही शुरू कर लेते हैं पहले सेंटेंस से, 51वें सेंटेंस से। देखिए, गलती तो हम बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें सेंटेंस की सिंटेक्स को स्टडी करना है, या यूँ कहिए कि इसकी स्ट्रक्चर को, इन शब्दों को एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ किस कनेक्शन में है, एक वर्ड दूसरे वर्ड को कैसे प्रभावित कर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है, क्या उसका वर्ड का फंक्शन है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में वो है, हम उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, पहला हम शुरू कर लेते हैं 51 से। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ वर्ड एवरीडे, पहले सेंटेंस का पहला वर्ड है एवरीडे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ एवरीडे है क्या। देखिए, एवरीडे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये एवरीडे होता है एडजेक्टिव। और आपको पता है जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है किसी नाउन को मॉडिफाई करना। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, कुछ लोग क्वालिफाई कर देते हैं, कुछ कहते हैं विशेषता बताती है, तो उस वर्ड, नाउन, फ्रेज को, क्लोज को आप एडजेक्टिव कहते हैं। ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है एवरीडे, ये है एक एडजेक्टिव। अब इसी से मिलता जुलता कह लीजिए या थोड़ा सा अलग कह लीजिए, एक और फ्रेज है जिसको मैं फ्रेज कहता हूं, ये एवरीडे। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहां पर ये एक सिंगल वर्ड है और यहां पर ये जो है दो शब्दों से मिलकर एक फ्रेज बनी है। और इस फ्रेज में ये जो डे है ये नाउन है और ये एवरी जो है डिटर्मिनर है। अब ये जो फ्रेज बनती है, कहने को ये नाउन फ्रेज है भाई, डिटर्मिनर नाउन को ही तो मॉडिफाई कर रहा है, कहने को ये नाउन फ्रेज है, लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में लिखी जाती है तो इसका मीनिंग, ये इसका कंटेक्स्ट जो होता है वो होता है एडवर्ब की तरह। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है।
एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। मतलब जो कोई वर्ब बार बार एग्जिस्टेंस में आती है या कोई एक्शन जब बार बार होता है तो हम कहते हैं कि वो वर्ब या वो एक्शन फ्रीक्वेंट नेचर का है, बार बार हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। तो उसके फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए कि ये काम रोज हो रहा है, एवरीडे हो रहा है, डेली हो रहा है, उसके फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए इस तरह की एडवर्ब लिखी जाती हैं और इनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप दूसरी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं एवरी के साथ कॉम्बिनेशन में। आपने एवरी मंथ लिखा हुआ देखा होगा, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी संडे भी, ये सारे के सारे हो गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडजेक्टिव है। और इस एवरीडे एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? इस एवरीडे एडजेक्टिव का मीनिंग है यूजुअल या ऑर्डिनरी। किस तरह से यूज करते हैं इसको? जैसे मैंने लिखा एवरीडे, एवरीडे लैंग्वेज, यूजुअल लैंग्वेज। यहां पर मैंने लिखा एवरीडे, एवरीडे कन्वर्सेशन, यूजुअल कन्वर्सेशन। या मैंने लिखा एवरीडे गुड्स, एवरीडे गुड्स या एवरीडे प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूजुअल हो, जो डेली यूज में आते हो, जो ऑर्डिनरी हो, ठीक है, उनको हमने एवरीडे गुड्स कहा। अब ये हम कर क्या रहे हैं? ये नाउन है और एवरीडे यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं इन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये एवरीडे अलग है और ये एवरीडे अलग है। डिफरेंसेस कईयों को पता नहीं होता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस एवरीडे को एडजेक्टिव कहते हैं और ये जो एवरीडे फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए है। ये वर्ड जहां पर भी लिखा होगा नाउन से पहले लिखा होगा, उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा। ठीक है, इतनी बात अगर एवरीडे के बारे में समझ गए हो तो जरा वापस आ जाओ सेंटेंस पे। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है ना एवरीडे। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एक और एडजेक्टिव न्यू, यहां पर लिखा हुआ है वो नाउन। अब ये दो एडजेक्टिव आए हैं इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ सकते हैं। दो ही क्यों, दो से ज्यादा एडजेक्टिव भी किसी एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन एडजेक्टिव को लिखने का एक ऑर्डर होता है। मैंने कहा एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं। ये हो गया एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2, एडजेक्टिव 3, एडजेक्टिव 4। एक ही नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इसी वाले नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन उन एडजेक्टिव को लिखने का एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कि इस एडजेक्टिव को पहले लिखा जाएगा, इसको बाद में। जैसे इस फ्रेज को गलत लिखा हुआ है, इस फ्रेज को लिखा जाना चाहिए था न्यू एवरीडे इन्वेंशंस। इन्वेंशंस यहाँ पे नाउन हो गया, एवरीडे एडजेक्टिव हो गया और न्यू हो गया दूसरा एडजेक्टिव। ये भी इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है और ये भी एवरीडे भी इसको, दोनों एडजेक्टिव इन्वेंशंस को मॉडिफाई करने के लिए आए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर ये होना चाहिए था। चलो एडजेक्टिव के ऑर्डर्स पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव आए तो उनको लिखने का एक ऑर्डर होता है कि किस एडजेक्टिव को पहले लिखा जाना चाहिए, किस एडजेक्टिव को बाद में लिखा जाना चाहिए। वो ऑर्डर ये है। सबसे पहले आप डिटर्मिनर लिखा करोगे। देखिए डिटर्मिनर एडजेक्टिव से अलग होते हैं, लेकिन आते ये भी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हैं और डिटर्मिनर भी नाउन से पहले लिखे जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एडजेक्टिव के साथ डिटर्मिनर भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो सबसे पहले डिटर्मिनर को लिखा करो। डिटर्मिनर आपको पता है ए एन द, माई लिखाओ, योर लिखाओ, फ्यू, ओनली, एनी, सम, मैनी,
और ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, बोर्ड भर जाएगा। इस तरह के वर्ड अगर नाउन से पहले हो और दूसरे एडजेक्टिव भी हो तो सबसे पहले डिटर्मिनर को, डिटर्मिनर के बाद लिखी जाती है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो ओपिनियन को बता रहा हो, ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर रहा हो या ओपिनियन को रिफर कर रहा हो। अगर कोई एडजेक्टिव है आपकी फ्रेज में जो ओपिनियन को रिफर कर रहा हो तो उस एडजेक्टिव को आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है, डिटर्मिनर के बाद। ओपिनियन कैसी हो सकती है, जैसे गुड, आपने किसी चीज को देखकर गुड या बैड कह दिया तो ये आपकी ओपिनियन है। ऐसा हो सकता है कि आपके ओपिनियन में वो चीज गुड हो लेकिन किसी दूसरे के ओपिनियन में वो चीज बैड हो या ब्यूटीफुल हो। तो ये जो आप किसी को गुड या बैड कह देते हो ये एक्चुअली में आपकी पर्सनल ओपिनियन होती है। तो डिटर्मिनर के बाद लिखे जाते हैं ओपिनियन। इसके बाद लिखे जाते हैं साइज। साइज का मतलब स्मॉल है या बिग है। ये सारे के सारे जो स्मॉल, बिग, गुड, बैड, ब्यूटीफुल लिखवा रहा हूँ ये एडजेक्टिव है। अगर स्मॉल या बिग आ जाए, गुड स्मॉल लिखेंगे, ठीक है, पहले ओपिनियन को लिखेंगे फिर साइज को लिखेंगे। इसके बाद आ जाती है फिजिकल क्वालिटी, वो दिखने में उसकी अपीयरेंस कैसी है। फिजिकल मतलब उसकी अपीयरेंस से, है ना, दिखने में कैसा, दिखने में उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल लिखवा दूँ, कोई चीज़ स्मूथ है, हार्ड है या रफ है, ठीक है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस की जो क्वालिटी है उसको उसके साइज के बाद में लिखोगे। इसके बाद आ जाता है हमारा शेप। शेप आपको पता है कि किस आकार का है, राउंड है ना, सर्कुलर है, इस टाइप से। यानी कि कोई ऐसा एडजेक्टिव लिखा हो जो शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, शेप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, शेप को रिफर कर रहा हो, तो उसको फिजिकल क्वालिटी के बाद में। इसके बाद आ जाती है एज। एज से मतलब है कि न्यू है, ओल्ड है, आर्केइक है, लेटेस्ट है, इस तरह के अगर एडजेक्टिव लिखे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव लिख रहा हूं मैं, इस तरह के एडजेक्टिव अगर आ जाएं तो उनको इस ऑर्डर में, मतलब शेप के बाद में। अब ऐसा हो सकता है कि एक डिटर्मिनर दिया हो, एक साइज वाला दिया हो, एक एज वाला दिया हो, तो क्या लिखोगे आप, ए स्मॉल न्यू, ठीक है। हो सकता है ये तीन ना दिए हो, आ गुड स्मूथ राउंड, है ना, तो इनमें से कुछ एब्सेंट भी रह सकते हैं, हो सकता है दो हो कॉम्बिनेशन में, तो ऑर्डर यही रहेगा, डिटर्मिनर, ओपिनियन, साइज, फिजिकल क्वालिटी, शेप, एज। इसके बाद अगर कलर वाला एडजेक्टिव हो, तो कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो कलर को रिफर कर रहा हो, रेड, ब्लैक, etc., तो उस एडजेक्टिव को प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद शेप, एज, कलर। इसके बाद अगर आपको ऐसा एडजेक्टिव मिलता है जो ओरिजिन पे बात करता है, ओरिजिन मतलब इंडियन, किसी के नाम के आगे लिखा है इंडियन, कश्मीरी, जैसे हम कह देते हैं कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी ब्लैंकेट, कश्मीरी वूल, तो ये क्या है, ओरिजिन बता रहे हैं कि उनका सोर्स कहाँ पर है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो उसके बाद में, कलर के बाद में। फिर ओरिजिन के बाद आ जाता है आपका मटेरियल। मटेरियल में आपका हो गया वुड, है ना, जैसे वुड हो गया, मेटेलिक हो गया, या वूल, मान लिया आप ब्लैंकेट की बात कर रहे हैं तो कश्मीरी वूल ब्लैंकेट, ठीक है, अफ्रीकन या इंग्लिश वुडन बैट। मटेरियल से मतलब किस मटेरियल से बना है, तो इस तरह के एडजेक्टिव को इसके बाद में। उसके बाद टाइप, टाइप या कैटेगरी, वो किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, अगर उसको कैटेगराइज किया हुआ है उस यानी कि कोई ऐसा नाउन है जिसको कैटेगराइज किया है तो उस कैटेगरी को बाद में लिखेंगे, उस टाइप को बाद में लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है पर्पस, मतलब कि कोई ऐसा एडजेक्टिव जो पर्पस को रिफर कर रहा हो। जैसे कोई ब्लैंकेट की बात कर रहे हैं या कोई मैट की बात कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए है, ब्लैंकेट कवर करने के लिए होता है, ओढ़ने के लिए होता है। या जैसे कुकिंग, किसी ऑयल की बात कर रहे हैं तो कोई कुकिंग ऑयल हो सकता है, कोई फ्यूल की तरह यूज़ होता है, कोई किसी दूसरे पर्पस के लिए हो सकता है। तो जो भी उसका पर्पस हो उस पर्पस को बाद में, और सबसे लास्ट में तो नाउन आ गया। ये होना है ऑर्डर।
अब इस ऑर्डर को अगर ध्यान में रख लिया हो आपने, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम की बात है। इसको जरा यहां लगाओ, ये क्या है, न्यू। एज पहले आनी चाहिए थी, और एवरीडे क्या है, एवरीडे भैया पर्पस है ना, जो डेली डेली यूज की चीजें हैं। इस मतलब ऐसे इन्वेंशन जिनका पर्पस क्या है, एवरीडे में है, ऑर्डिनरी पर्पस की चीजें हैं, यो रोजाना यूज होती हैं, सुबह शाम जिनको यूज करते हैं। जैसे टूथपेस्ट एवरीडे गुड्स है, टूथब्रश एवरीडे गुड्स है, जैसे हमारा पेन है, ये भी एवरीडे गुड्स है, रोज यूज करते हैं लगभग। तो ऐसी चीजें हमारा पर्पस बता रही हैं। तो पहले एज आनी चाहिए थी, फिर पर्पस। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर रखा है। अब ऐसा हो सकता है कि या तो एसएससी से गलती हो गई हो, मतलब एग्जामिनर से गलती हो गई हो, या फिर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इन्होंने सेंटेंस में एरर यहाँ दे रखी है और वाकई में एरर यहाँ पर है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इन्होंने इस चीज़ को प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हालांकि 51 ये बहुत पुराना सेंटेंस होगा, उस टाइम पे मेरे ख्याल से ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते थे, रिटन एग्ज़ाम होते थे। उस टाइम का ये सेंटेंस होगा, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी कही जा सकती है। क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये इस तरह से लिखा होता, न्यू एवरीडे इन्वेंशन। ये इस तरह से लिखा है, शुरुआत में लिखा है, तो ये एक्चुअली में ये होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए। अब ये बन जाएगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एवरीडे यहाँ लग जाएगा शुरू में। न्यू इन्वेंशंस, यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है, मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, या फिर हो सकता है एसएससी ने गलती दे दी हो। एसएससी कई बार गलत सेंटेंसेस भी दे देता है लिख के, वो इतना ध्यान नहीं देते। तब सब ह्यूमन ही तो है, तो ह्यूमन एरर हो सकती है। तो इसको एडजेक्टिव तो कंसीडर कर नहीं सकते। अगर एडजेक्टिव कंसीडर करोगे तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, न्यू एवरीडे इन्वेंशंस। अगर एवरीडे को आप एडजेक्टिव कंसीडर करोगे तो एडजेक्टिव का ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया, उस ऑर्डर में इसको ऐसे लिखना चाहिए था। लेकिन अगर ये इस ऑर्डर में लिखा है तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एक्चुअली में ये रहा होगा ये वाला वर्ड। अब या तो ये किरण पब्लिकेशन वालों से गलती हो गई, या फिर एग्जामिनर से गलती होगी प्रिंट में, ये होगा। ये हो गया, शुरू में लग गया एडवर्ब, ये हो गया नाउन, ये हो गया डिटरमिनर। एवरी डे, एवरी ईयर, ये फ्रेजेस जो है एडवर्ब टाइम या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शुरू में लग जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अब ये नाउन हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, ये हो गई नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज जो है आपको पता है, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकती है, या ऑब्जेक्ट हो सकती है, या हो सकती है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट होगी तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगी। एक्चुअली में लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते भैया, कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का। लिंकिंग वर्ब तो लिंक करने के लिए आती है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है नहीं। अब देखो, ऑब्जेक्ट होता तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं पूरी इंग्लिश में, या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती, लेकिन यहाँ तो एडवर्ब लगा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर तो अब इसको सब्जेक्ट ही कहना पड़ेगा। न्यू इन्वेंशंस हो गया आपका सब्जेक्ट। इज मेक, देखो इज को हेल्पिंग वर्ब ही कहना पड़ेगा। अब क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि मेन वर्ब सेंटेंस में दी हुई है। अगर मेन वर्ब सेंटेंस में दी हुई है तो इज इसकी हेल्प करने के लिए आई है, हेल्पिंग नेचर की हो गई। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग क्यों कहते हैं? भैया हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करने के लिए आती है। और वो किसकी हेल्प करने के लिए आती है? वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। ठीक है, ये तो हो गई, इतना तो बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती किस चीज़ में है? भाई अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ या आप अपने दोस्त की हेल्प कर रहे हैं तो किसी तरीके से तो कर रहे होंगे, किसी चीज़ में तो हेल्प कर रहे होंगे, उसको पढ़ा रहे होंगे, उसके डाउट क्लियर कर रहे होंगे, या किसी को पैसे दे दिए होंगे। तो उसी प्रकार से मेरा सवाल आपसे ये है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए तो आई है,
लेकिन वो हेल्प किस चीज में कर रही है, किस तरीके से वो हेल्प कर रही है। देखो मेरी बात को समझो, मैं ये कह रहा हूं आपसे, समझ तो गए होंगे आपको, मैं आंसर बता देता हूं इसका। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, शी इज सिंगिंग। आपको पता है प्रेजेंट टेंस है इसका और कंटिन्यूअस स्टेट है। कैसे पता चला प्रेजेंट स्टेट है और कंटिन्यूअस स्टेट है? ये पता चला आपको वर्ब की फॉर्म देखकर। एक्चुअली में वर्ब की फॉर्म को ही टेंस कहते हैं, ठीक है। इस देखकर आपको पता चला प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंगिंग देखकर आपको पता चला कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अब मैं आपसे कहूं कि ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कर दो, इस सेंटेंस को पास्ट में कर दो। भाई ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कर दो। स्टेट चेंज नहीं करनी है, स्टेट इसकी कंटिन्यूअस ही रखनी है। इसको पास्ट में, इसका टेंस चेंज कर दो, तो आप इसको झटपट कर दोगे बिना किसी दिक्कत के। शी वाज सिंगिंग। मैंने आपसे कहा इसका टेंस चेंज कर दो, मैंने आपसे कहा कि इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दो, और आपने इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, या यूं कहिए कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। यहां पर वो इस फॉर्म में थी, वर्ब तो एक ही है बी, यहां पर वो इस फॉर्म में थी, यहां पर आपने इस फॉर्म में लिख दी। मैंने आपसे कहा टेंस चेंज कर दो, और आपने हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म ही है जिसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की फॉर्म ही है जिसको हम टेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये समझिए कि मैंने आपको प्रेजेंट से पास्ट में करने के लिए कहा और आपने इसकी जगह बास कर दिया। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ही है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही थी टेंस एक्सप्रेस करने में। आप बात को समझिए। अगर मैं यहां से हटा दूं, ये हटा दूं, अब आप इसका टेंस बता सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बता सकते। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस को एक्सप्रेस करने में, ठीक है, टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी स्टेट भी चेंज करनी है, तो आप ये कर दोगे। अब आपने फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, हालांकि इस बार मेन वर्ब भी चेंज की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज की। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रही थी या कर रही है टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। तो अब पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करने के लिए आती है मेन वर्ब की, और वो मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। आपने हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए, ताकि टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में वो हेल्प कर सके। इसको देख के तो पता चल रहा है प्रेजेंट है, इसको देख के तो पता चला पास्ट है, इनको देख के तो पता चल रहा है परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ टेंस चेंज कर दो, आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दे रहे हो। यहाँ पर मैंने आपसे कहा स्टेट चेंज कर दो, आपने फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो इस चीज़ को यहाँ पे लगा दो। ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है? मेन वर्ब दो ही नेचर की पॉसिबल है, या तो वो लिंकिंग नेचर की होंगी या एक्शन नेचर की होंगी। लिंकिंग नेचर की तो है नहीं, मेक तो एक एक्टिविटी है, एक्शन नेचर की है, आप जानते हैं। एक्शन नेचर की वर्ब भी दो तरह की पॉसिबल है, या तो वो ट्रांजिटिव होंगी या फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होंगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी। आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। देखिए जो मेक वर्ड है, जो मेक वर्ब है, ये एक्चुअली में ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। भाई मेक का मतलब क्या है? मेक का मतलब आपको पता है, और मेक के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, हमेशा मेक के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर क्यों नहीं लिखा? यहां पर तो प्रीपोजिशन आ गया। भाई मेक का मतलब बनाना, अब बनाओगे तो कुछ चीज ही तो बनाओगे, तो जिस चीज को बनाओगे वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद तो हमेशा वाट का रिप्लाई आना चाहिए।
यहाँ तो प्रीपोजिशन आ रही है, ये हो कैसे रहा है, इस चीज को जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, और ऐसा ही इसलिए करती हैं क्योंकि इनमें एक ऐसा इफेक्ट होता है जो इन्हें अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करना होता है। तो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, अपने इफेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए इनके लिए ऑब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। जब ये ऑब्जेक्ट लेंगी तभी वो मीनिंग को ट्रांसफर कर पाएंगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी रोट अ लेटर। आपको पता है ये मेन वर्ब है और ये ट्रांजिटिव नेचर की है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ये है। सी डिस्कस्ड मैनी इशूज। आपको पता है ये मेन वर्ब है, ये ट्रांजिटिव नेचर की है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको जरा पैसिव फॉर्म में बनाओ, इनको पैसिव फॉर्म में कर दो, किसी भी एक सेंटेंस को कर दो। चलो इस वाले को कर देते हैं, मैनी इशूज वर डिस्कस्ड बाय हर। सिंपल है, सबने कर लिया होगा इतना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, यहां पर भी तो वही सेम वर्ब लिखी है, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट कहां गया, यहां तो सीधे बाय प्रीपोजिशन आ गया, और ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है डूअर, जिसे हम कहते हैं, जिसने काम को किया होगा, डिस्कस करने वाला। एक्चुअली में जब हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाते हैं वर्ब की, तो हम उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। चूंकि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, इसलिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है। और इसी वजह से चूंकि हमने ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया, इसलिए जब वो पैसिव फॉर्म में लिखी गई है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इतना निकालिए कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर एक्टिव फॉर्म में लिखी हुई है तो उसके बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा, या यूं कहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इट मींस वो एक्टिव फॉर्म में होगी, और उसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो उसको पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, यही उनके ट्रांजिटिव होने का मतलब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है भैया एक्टिव फॉर्म में, लेकिन जब हमने उन एक्टिव फॉर्म को, वर्ब की एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, अब उनके आगे कुछ नहीं लिखा। तो अब दोनों चीजों को इस तरह से समझिए कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो इट मींस वो एक्टिव फॉर्म में है, या एक्टिव फॉर्म में ही ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन उसी ट्रांजिटिव वर्ब को अगर पैसिव कर दिया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या यूं कहिए कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा इट मींस उसको पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। वो पढ़ा है ना, वाइस वर्सा, वही कर रहा हूं मैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं उसको पैसिव फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। वाइस वर्सा लगा लो। अब इसको यहां लगा के देखना जरा, ये है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसको पैसिव फॉर्म में होना हो, पैसिव फॉर्म में ही होना है, इसको होना है इस तरीके से। अब एक्चुअली में पैसिव आपको नजर तभी आता है जब आपको बाय प्रीपोजिशन के साथ डूअर लगा हुआ मिल जाए। लेकिन अगर डूअर को हटा दिया उसने, डूअर समवन, एनीवन, एवरीवन हो, ऑल हो, तो जरूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, डूअर को हटाया भी जा सकता है, ड्रॉप भी किया जा सकता है। अंडरस्टूड है यहाँ पर कि सभी के द्वारा ये किया जाता है जो कर सकता है। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस इज मेड बाय एवरीवन, है ना, इतना ये हटाया हुआ है।
बाय एवरीवन यहाँ पे कहीं लगा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा यार ये एवरीवन तो जरूरी है नहीं, इसको हटा दो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब थी तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिखा है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं वर्ब का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है कि इसको पैसिव में होना हो। और देख लो, बिल्कुल इसको पैसिव में ही होना है। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस इज मेड। आगे आ गई है फोर। फोर हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द गुड। गुड यहां पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो गुड एडजेक्टिव है, वैसे तो गुड एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर गुड नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कैसे पता चला? डिटर्मिनर की तरह। देखिए, किसी भी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि उसे नाउन होना है, एडजेक्टिव होना है, एडवर्ब होना है। उस वर्ड का फंक्शन निर्धारित करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाना चाहिए, उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में कहा जाना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा इस गुड का फंक्शन क्या था। इसका फंक्शन ये हो रहा था इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। एक चीज तो हमने ये देखी, दूसरी चीज हमने देखी है डिटर्मिनर लगा हुआ है। डिटर्मिनर लगा हुआ है अगर नाउन से पहले, अगर डिटर्मिनर लगा हुआ है किसी वर्ड से पहले तो उसको तो नाउन ही होना चाहिए ना भैया। तो ये लिखा हुआ है फॉर द गुड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आगे आ गया ऑफ। ऑफ लग गया दूसरा प्रीपोजिशन, ऑफ ह्यूमैनिटी। ये ऑफ जो देखिए, ये जो फोर प्रीपोजिशन है, ये फोर जो प्रीपोजिशन है ये लगाया जाता है पर्पस के लिए। क्या पर्पस था इन्वेंशंस को बनाने का? फॉर द गुड, बेटरमेंट के लिए, भले के लिए। ऑफ जो प्रीपोजिशन है ये लगाया जाता है रिलेशंस को बताने के लिए कि इस गुड में और ह्यूमैनिटी में क्या रिलेशंस है। किसके किसके गुड की बात हो रही है? ह्यूमैनिटी के गुड की बात हो रही है। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी का रिलेशन है गुड से, उस रिलेशन को रिफर करने के लिए ऑफ लगाया जाता है। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया और उसका ऑब्जेक्ट हो गया ह्यूमैनिटी। ये दोनों प्रीपोजिशन इस तरह से यूज में होते हैं। ये 51 सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं 52 पर। अरे थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट? नो एरर। ठीक है, आपको पता है यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता। आगे लगा है विल, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, फ्यूचर के केस में हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। कम हो गया मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है, एक तो ये एक्शन नेचर का है और ऊपर से इंट्रांजिटिव नेचर का है। चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए इसके बाद क्या लगा होना चाहिए? प्रीपोजिशन लगा होना चाहिए। गो और कम, दोनों ही गो और कम दोनों ही इंट्रांजिटिव नेचर के वर्ब हैं, इसलिए इनके बाद प्रीपोजिशन लगे रहते हैं दोनों ही सिचुएशन में। कोई ना कोई प्रीपोजिशन लिखे हुए मिलेंगे तब जब हमें आगे किसी नाउन को लिखना हो। किसी नाउन को नहीं लिखना तो सिंपल लिख दो सी गोज। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कोई नाउन लिखना है, बताना है कहाँ गई है, मार्केट गई है, तो हमें टू लगाना ही पड़ता है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो यहाँ आ जाओ। कम हो गई इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, लेकिन अगर किसी नाउन को लिखना है तो प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ेगा और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये नाउन। तो ये प्रीपोजिशन और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चूंकि नाउन या प्रोनाउन ही होता है तो यहाँ पर लिखिए नाउन फ्रेज। वेडिंग हो गया नाउन, सिस्टर भी एक नाउन है। एक्चुअली में ये जो नाउन है इसको बोलते हैं पजेशन और इसको बोलते हैं पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन, इससे डिटर्मिनर जैसा काम लिया जाता है ये नाउन ही, लेकिन काम डिटर्मिनर जैसा लिया जाता है। और यहाँ पर डिटर्मिनर लिखा है। पजेसिव से पहले कोई भी डिटर्मिनर या आर्टिकल वगैरह लिखा हो तो पजेसिव के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता। यानी कि ये जो माई लिखा है ये सिस्टर के लिए आया है, वेडिंग के लिए ये नहीं आया। ठीक है, माई अगर कोई भी डिटर्मिनर पजेसिव
पजेसिव नाउन अपोस्ट्रोफी एस और पजेशन, इसको बोला जाता है पजेशन। वो चीज़ जिसको पजेशन में रखा गया है, जिसने रखा है उसको पजेसिव नाउन। तो ये डिटर्मिनर इस नाउन के लिए होता है। यहाँ पर ए आर्टिकल, ए एन, दा वगैरह भी लिखे हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो? तो यहाँ तो गलती है नहीं, ठीक है। ये टू माई सिस्टर्स वेडिंग, टुमारो, टुमारो लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम अगर टुमारो लगा है तो फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की अगर बात हो रही है तो उसके हिसाब से वर्ब का जो टेंस है वो ठीक है। आगे कॉमा लगा है, उसके बाद लगा है इजंट इट। इसको बोलते हैं एडिशनल, ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं। देखिए एडिशनल क्लोज होती है। इजंट इट ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग में। ये एक्चुअली में इनको बोला जाता है क्वेश्चन टैग। एक एडिशनल क्लोज लगाई जाती है क्वेश्चन करने के लिए। पहले एक स्टेटमेंट बोला जाता है, फिर जिसको बोला गया है उससे उसका रेस्पॉन्स जानने के लिए ये क्वेश्चन टैग लगाए जाते हैं। ये एक एडिशनल क्लोज होती है, कॉमा जोड़ के लगा दी जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन टैग को लिखने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है। जिस टेंस में आपने सेंटेंस लिखा होता है, जिस टेंस में आपने ये मेन क्लोज लिखी होती है, उसी टेंस में इसको होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल है और यहाँ पर देखेंगे इज है। तो ये जो क्वेश्चन टैग है वो उसके साथ एडजस्टेबल नहीं है, बैलेंस में नहीं है। इसको एक्चुअली में आपको लिखना पड़ेगा विल। अब देखो यहाँ पर अगर अफर्मेटिव है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव, विल नॉट। और चूंकि ये सेंटेंस, ये क्लोज बोली गई है यू को, तो क्वेश्चन भी उसी से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाना चाहिए विल नॉट यू। एक्चुअली में विल नॉट यू भी नहीं लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए वांट यू। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज की जाती है, शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये भी अगर लिखा हुआ इन दोनों, अगर कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दोनों ऑप्शन आ जाए तो ये गलत है, ये सही है। क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, सिकड़ी हुई फॉर्म यूज करते हैं, छोटी फॉर्म यूज करते हैं। ये हो जाएगा वांट यू, यही इसमें गलती है। चलते हैं 53 पर। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। आई हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है। एम हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब ये तब होगी जब मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होगी, और उसके लिए मेन वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई है क्या सेंटेंस में लिखी हुई मेन वर्ब? नहीं है। तो फिर ये एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये मेन वर्ब की तरह ही काम कर रही है। ठीक है, अब ये मेन वर्ब है तो ये है क्या, एक्चुअली में बी की फॉर्म लिखी है। अब ये मेन वर्ब है तो ये बी की फॉर्म लिखी हुई है, और ये बी की जो फॉर्म लिखी हुई है, बी खुद एक लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या लिखी हुई है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब लिखी हुई है। और लिंकिंग वर्ब आपको पता है क्यों आती है? लिंकिंग वर्ब आती है कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए, किससे? सब्जेक्ट से। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब और मैनर ये नहीं हो सकते। एडवर्ब, मैनर, कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि एक तो एडवर्ब है, एडवर्ब आते हैं वर्ब के बारे में बताने के लिए, और चूंकि एडवर्ब मैनर है तो एडवर्ब मैनर वर्ब का मैनर बताते हैं। एक्चुअली में कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है, कोई भी एक्टिविटी जब होती है, की जाती है, तो उसका एक ढंग होता है, उसका एक मैनर होता है। उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्ड कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, या कोई फ्रेज यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट जिसको बना रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट के लिए लिखा जा रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट के लिए लिखा जा रहा है, और सब्जेक्ट होता है कोई नाउन या प्रोनाउन, और एडवर्ब मैनर लिखे जाते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब को बताने के लिए, वर्ब का मैनर बताने के लिए। इसीलिए एडवर्ब मैनर कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते। हाँ, दूसरे एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब टाइम कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो सकते हैं अगर वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी जो है कॉम्प्लीमेंट बन जाती है अगर वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद क्या लगा है? उसके बाद लगा है, उसके बाद यहां पर लगा हुआ है योर्स। अब देखो इसके बारे में मैं बता दूं, जो प्रोनाउन होते हैं उन प्रोनाउन के केसेस होते हैं। जैसे यू सब्जेक्टिव केस हुआ, यू
इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अगर आपको कहीं प्रोनाउन की तरह यूज करना है, अगर आपको यू प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो आप ये वाला यू लिखेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो ये वाला लिखेंगे। इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होते हैं। लेकिन अगर आपको डिटर्मिनर की तरह यूज करना है तो आप लिखते हैं योर। और अगर आपको पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करना है, मतलब प्रोनाउन, देखो ये डिटर्मिनर है, चूंकि डिटर्मिनर है तो नाउन के साथ आएगा, और चूंकि ये प्रोनाउन है ये भी पजेसिव डिटर्मिनर ही बताएगा, रेफरेंस ये भी पजेसिवनेस का ही देगा, पजेशन का देगा, लेकिन ये पजेसिव डिटर्मिनर है तो नाउन के साथ आएगा, डिटर्मिनर और नाउन। लेकिन चूंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है तो ये नाउन की जगह आएगा। ये क्या होता है? योर्स होता है। अब यहां पर क्या कर रखा है इसने? यहां पर लगा रखा है योर पर अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़ती है हमें नाउन पे, क्योंकि नाउन के ये इस तरह से डिटर्मिनर नहीं होते, नाउन में डिटर्मिनर वाला फंक्शन नहीं होता। तो नाउन में डिटर्मिनर वाला फंक्शन जनरेट करने के लिए हमें हम लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैं लिखूं राम कार, अब ये ऐसे लग रहा है कि कार नाउन हो गया, राम इसके लिए एडजेक्टिव, जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं राम्स कार, तो अब इस राम में डिटर्मिनर वाला फंक्शन जनरेट हो गया अपोस्ट्रोफी एस लगाने से। लेकिन प्रोनाउन के तो रेडीमेड डिटर्मिनर होते हैं, तो यहां तो अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत ही नहीं थी। इसको सीधे लिखो ना योर। योर डिटर्मिनर हो गया और ये हो गया नाउन, और अफेक्शनेट हो गया एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। अफेक्शनेट का मतलब होता है शोइंग द फीलिंग्स ऑफ लव, किसी के लिए फीलिंग्स लव की या लाइक की दिखाने की जो एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे अफेक्शनेट का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अफेक्शनेट का मतलब है शोइंग फीलिंग्स ऑफ लव एंड लाइकिंग। ठीक है, देखिए ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये अफेक्शनेट एडजेक्टिव है। तो योर डिटर्मिनर आ गया इसके लिए, नाउन के लिए, और एडजेक्टिव आ गया इसके लिए, और ये पूरा क्या बन गया? नाउन फ्रेज। योर अफेक्शनेट सन क्या बन गया? नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नाउन फ्रेज लिंकिंग वर्ब के साथ लिखे आ सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट किसके लिए हो रहा है? ये आई के लिए। ये हो गया आपका 53 सेंटेंस। 54, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्क, नाउन है, ये इसके लिए हो गया डिटर्मिनर। ये जो ऑल वर्ड है ये प्रोनाउन भी हो जाता है, डिटर्मिनर भी हो जाता है। अब ये डिटर्मिनर होगा तो नाउन के साथ आएगा, नाउन के लिए आएगा, नाउन के साथ कॉम्बिनेशन में लिखा होगा, नाउन के लिए लिखा होगा। अब ये प्रोनाउन होगा तो नाउन की जगह पर लिखा होगा। ठीक है, तो यहां पर किसके साथ लिखा है? नाउन के साथ लिखा है, तो निश्चित तौर पर ही ये डिटर्मिनर है। अब ये डिटर्मिनर है तो अब इस ऑल के बारे में हो गया, तो वर्क्स को देख लेते हैं। वर्क क्या है? ये देखिए जो वर्क है ना, वर्क वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, वन काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब इसका मतलब होता है कोई काम। लेकिन ये जो वर्क्स इसने लिख रखा है इसका मतलब होता है कंपोजिशंस या क्रिएशंस, रचनाएं, कंपोजिशंस ऑफ समवन। जैसे हम कह दें वर्क्स ऑफ AR रहमान, तो इसका मतलब क्या है? AR रहमान के जो कंपोजिशंस हैं, उनकी जो क्रिएशंस हैं, उनको रिफर कर रहे हैं। इस सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है, जब इसका मतलब होता है कंपोजिशंस ऑफ समवन, इस सिचुएशन में ये काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट हो जाता है। अब अगर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट हो जाएगा तो उसके साथ एस लगाया जा सकता है। वही सिचुएशन यहां पर है। ऑल वर्क्स, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा।
प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीपोजिशन लिखे जाती हैं अपने बाद आने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए, और जिसको ये जोड़ रही होती हैं उसको कहा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे किसको जोड़ रही है? राइटिंग को जोड़ रही है। राइटिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। देखिए क्रिएटिव तो एडजेक्टिव है, क्रिएटिव तो एडजेक्टिव है, क्रिएट होगी वर्ब, क्रिएटिव हो गया एडजेक्टिव, क्रिएटिवली हो गया एडवर्ब, क्रिएशन हो गया नाउन। क्रिएटिव तो एडजेक्टिव है, क्रिएटिव तो खुद इसके लिए आया है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो क्या रहा है फिर? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये हो कैसे रहा है? देखो लिखी तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम कर रही है, क्योंकि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही हो सकता है। भैया ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही हो सकता है। इसका मतलब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करती है उसको कहा जाता है जिरेंड। ठीक है, अब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राइटिंग। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आया? राइटिंग के लिए। या यूं कह लीजिए कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज। कौन सी नाउन फ्रेज? क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। ये नाउन और ये हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। और ये नाउन भी कैसा नाउन है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है। इट मींस जिरेंड। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। यहां तक हमने कर लिया। हैव। अब देखो यहां पर ये काउंटेबल की तरह यूज हो रहा था, काउंटेबल नाउन की तरह अगर ये यूज हो रहा था तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्लूरल नाउन हो रहा है। प्लूरल नाउन हो रहा है तो ये हैव सही है। अब हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब के साथ आएगा, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आएगा, तभी तो उसको हेल्पिंग कह सकते हैं। लेकिन कोई मेन वर्ब है क्या यहाँ पर? जब कोई मेन वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, तो अब तो इसे ही मेन वर्ब कहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कहीं पर मेन वर्ब लिखी होती तब तो हम ये कह देते कि साहब ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसकी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ तो कोई मेन वर्ब लिखी नहीं है, आगे तो एस्थेटिक्स अपील लिखा है, ये नाउन है और ये कुछ अलग ही है, इसको देख लेंगे भी क्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हैव है वो मेन वर्ब है, ये हो गया मेन वर्ब। अब चूंकि ये मेन वर्ब है तो किस नेचर का वर्ब है? ये है ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब, और ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है तो उसमें भी ये ऑब्जेक्ट लेगा। ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। नाउन कहाँ है? इसके आगे नाउन लिखा होना चाहिए, तो ये है नाउन या नहीं? ये है, एक्चुअली में ये है नाउन। ये भी नाउन ही है, लेकिन ये लिखा हुआ क्या है? गलत लिखा हुआ है। एस्थेटिक्स का मैं आपको मतलब बता दूं, ESTHETIC, एस्थेटिक, और एक ये लिखा है एस्थेटिक्स। ये एस्थेटिक्स है नाउन और ये एस्थेटिक है एडजेक्टिव। इस एस्थेटिक का मतलब होता है, देखो यहां पर एस लगा हुआ है, इस एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आर्ट एंड ब्यूटी। इस एस्थेटिक्स का मतलब होता है, जैसे मैथमेटिक में एस लगा देते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक में, जेनेटिक में ऐसे एक वर्ड आता है जेनेटिक, जेनेटिक्स बना देते हैं। उसी तरह से एस्थेटिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रिलेटेड टू आर्ट एंड ब्यूटी, और एस्थेटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। आर्ट एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करना एस्थेटिक्स में आ जाता है। ये एक सब्जेक्ट का या एक डिसिप्लिन का नाम है, या एक फिलोसफी का नाम है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी कह सकते हैं। तो ये है एडजेक्टिव और ये है नाउन। यहाँ पे लिख रखा है नाउन, और नाउन इसको मॉडिफाई क्यों करेगा भैया? जब यहाँ पर रेडीमेड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाओ,
और एडजेक्टिव करेगा नाउन को मॉडिफाई, और ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एस्थेटिक अपील। या यूँ कह लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया अपील और एस्थेटिक एडजेक्टिव उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाना है, एस्थेटिक लिखा जाना है। ये पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज है एस्थेटिक, AESTHETIC की अपील, ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। ये पूरी नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो गई हैव मेन वर्ब का। ये 54 हो गए आपके, 55वें पे चलते हैं। 55, I and my wife were declared the best couple at the party। ये कॉम्बिनेशन आपको पता है क्या होना है, माई वाइफ एंड आई, ये होना है। गलती तो ये आपको समझ में आई गई होगी, पकड़ में आई हो गई होगी। मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। देखो वाइफ लिखी है नाउन और माई आ गया उसके लिए डिटर्मिनर, और एंड कंजंक्शन लग गया। कंजंक्शन भी कैसा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है एंड कंजंक्शन से। इतनी बात आ गई समझ में? तो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। अब अगर ये प्लूरल बन रहा है तो यहाँ पर वाज नहीं वर यूज होना है, और वर डिक्लेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं पे लिखी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है, पैसिव फॉर्म में है, यानी कि वर्ब लिखी हुई है पैसिव फॉर्म में भी, यानी कि डिक्लेयर किया गया इनको और डिक्लेयर करने वाला कोई और है। वर्ब की पैसिव फॉर्म का मतलब है एक्शन डन बाय समबडी एल्स, एक्शन किसी और के द्वारा किया गया होगा। हालांकि बाई प्रीपोजिशन लगा के यहाँ किसी को लिख देता तब तो आपको क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं भी लिखा है तो भी आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, मीनिंग से ये अंदाजा लगा के चलिए कि इनको डिक्लेयर किया गया है किसी और के द्वारा। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है, पैसिवनेस को रिफर कर रही है। क्या डिक्लेयर किया गया है, द बेस्ट कपल। कपल हो गया नाउन, बेस्ट हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, और द लग गया यहाँ पर आर्टिकल। आर्टिकल डिटर्मिनरी होते हैं, ये इसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया। ये क्या है, ये है नाउन फ्रेज। अच्छा, ये नाउन फ्रेज हो क्या रही है भाई, आप एक बात सोचिए कि नाउन फ्रेज या तो किसी का सब्जेक्ट होगी, या फिर ऑब्जेक्ट होगी, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लग रही। अब बात रही इसके ऑब्जेक्ट होने की, तो अगर ये ऑब्जेक्ट होगी, चलो दोबारा से बता देता हूँ, अगर ये नाउन फ्रेज है तो या तो ये सब्जेक्ट होगी, या ऑब्जेक्ट होगी, या कॉम्प्लीमेंट होगी। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है आपके सामने, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर कहीं भी सेंटेंस में कोई भी नाउन फ्रेज लिखी हुई है, कोई नाउन लिखा हुआ है, तो या तो वो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होगा। और कॉम्प्लीमेंट होगा तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। आप जानते हैं इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इससे पहले ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना कोई प्रीपोजिशन लगी है। एक वर्ब लिखी है, ट्रांजिटिव है, वो मानते हैं, लेकिन वो तो पैसिव में लगी है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर पैसिव में लिखी हो तो उसके ऑब्जेक्ट को तो आपने सब्जेक्ट बना दिया होगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ध्यान है आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, सही है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब का यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव स्ट्रक्चर में जाके, और पैसिव स्ट्रक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहता। तो अगर ये पैसिव फॉर्म में लिखी है तो ये इसका ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, और प्रीपोजिशन यहाँ पे लगी नहीं है, तो फिर तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है और सब्जेक्ट ये है नहीं, तो फिर ये है क्या? अब इस चीज को पकड़ने के लिए, इस चीज को समझने के लिए मेरे जरा ये वाले एग्जाम्पल देखो। आप ऐसे क्लियर कर दूंगा, इंग्लिश आपकी कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी
गेव मी अ वॉच। अरे गेम लिखा गया, सी गेव मी अ वॉच। ये वाली मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव नेचर की है। अब ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा, और ऑब्जेक्ट जो होता है मैं आपको बता चुका हूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये व्हाट का रिप्लाई होता है या फिर whom का रिप्लाई होता है। या तो व्हाट का रिप्लाई होगा या whom का रिप्लाई होगा। व्हाट का रिप्लाई ये तब होगा जब ये थिंग्स के लिए हो, थिंग्स को रिफर करें। जब हम किसी पर्सन को रिफर करें तो जो पर्सन होता है वो whom का रिप्लाई होता है। अब इस चीज को जरा यहां लगा के देखो, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है मी, और मी किसी पर्सन के लिए लिखा होगा, मतलब ये whom का रिप्लाई लिखा है। किसको दिया? मुझे दिया। ठीक है, आगे ये क्या लिखा है? फिर आगे भी एक नाउन लिखा है, आर्टिकल भी लगा है उसके साथ। अब ये जो नाउन फ्रेज यहां पर लिखी है ये क्या है? एक्चुअली में ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ये गेव एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद एक नहीं दो ऑब्जेक्ट लेती है। ये होम का रिप्लाई भी लेती है, व्हाट का रिप्लाई भी लेती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन को भी लेती है और थिंग्स को भी लेती है। और ऐसी वर्ब जो कि दो ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद में, इन वर्ब को कहा जाता है डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाइट्रांजिटिव वर्ब। इसके विपरीत होती हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। इसके विपरीत होती हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे शी लव्स मी, शी लव्स कॉफी। अब देखिए ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। हालांकि यहां पे इसने अपने ऑब्जेक्ट के रूप में एक पर्सन को लिया, और ये पर्सन होता किसका है? होम का रिप्लाई। सी लव्स होम, सी लव्स होम, किसको? है ना, किसको। हिंदी में यूज कर दे रहा हूं आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, सी लव्स होम। लेकिन यहां पर लव्स ने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है एक थिंग को, सी लव्स व्हाट, है ना, सी लव्स क्या या सी लव्स व्हाट। तो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर इसने पर्सन को ले लिया, और अपने ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर इसने थिंग्स को ले लिया, लेकिन एक बार में लिया एक ही ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेती है। इसके विपरीत है डाइट्रांजिटिव वर्ब, जो दो ऑब्जेक्ट लेती है, पर्सन को भी लेंगी और थिंग्स को भी लेंगी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, इसको हटाना पड़ेगा भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है आपको तो जरा ये देखिए, एक सेंटेंस और लिखा मैंने, एक सेंटेंस और लिखा इसी से मिलता जुलता। मैंने लिखा सी कॉल्ड मी अ जोकर। अब ये जो मेन वर्ब है ये भी ट्रांजिटिव नेचर की है। आप जानते हैं अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया इसका, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, क्या नहीं हुआ। देखो डिफरेंस, सी द डिफरेंस। ये वर्ब डाइट्रांजिटिव इसलिए थी क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो सकता था। किसको दिया और क्या दिया? भाई इसको कुछ ना कुछ मिला और घड़ी भी इधर से उधर चली गई। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डाइट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब मतलब केवल मी ही इसका ऑब्जेक्ट है। ये जो लिखा गया है यहां पर जोकर, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली में ये जो चीज यहां पर अजोकर लिखी गई है, ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई चीज लिखी गई है। यहां पर अवाच अलग है, यहां पर मी अलग है, लेकिन यहां पर अजोकर और मी दोनों एक ही चीज है।
यानी कि ये जो आज होकर फ्रेज लिखी गई है, नाउन फ्रेज लिखी गई है, ये कॉल का दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है इस मी के बारे में। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, कोई पूरक दिया गया है, या इसको एट्रीब्यूट कह दिया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका एट्रीब्यूट बताया गया है। जैसे एक सेंटेंस में यहां पर लिखूं, प्यूपिल कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी। ठीक है, अब देखिए ये जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये कोई कॉल का दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे नहीं है कि कॉल का इफेक्ट इस पर भी ट्रांसफर होना है, इफेक्ट इस पर ट्रांसफर होना था, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। नेताजी यहाँ पर लिखा गया है इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, इसका मीनिंग पूरा करने के लिए, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट, और नेताजी को कहा जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब देखने में डाई ट्रांजिटिव वर्ब लगती है, लेकिन ये मोनो ट्रांजिटिव ही होती है, या इनको कहीं कहीं पर इस तरह से लिख दिया जाता है एट्रीब्यूटिव डाई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैं इन्हें डाई ट्रांजिटिव नेचर की नहीं मानता, क्योंकि डाई ट्रांजिटिव नेचर की वो वर्ब होती हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। यहाँ तो ऑब्जेक्ट एक ही है, ये जो लिखा हुआ है ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये देखो कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आप इस जोकर की जगह देखो, एक चीज और दिखाता हूं आपको। चीजों को जितना घुमा के देखोगे ना, जितने दिमाग को यहां पर घुमा लोगे, उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहोगे। मैंने आज जोकर लिखा हुआ है, ये क्या है, नाउन फ्रेज है, लेकिन मैं इसकी जगह स्टूपिड भी लिख सकता हूं। स्टूपिड तो एक एडजेक्टिव है भाई, स्टूपिड तो एक एडजेक्टिव है। सी कॉल्ड मी स्टूपिड, क्यों नाउन फ्रेज की जगह एडजेक्टिव लिखा जा चुका? नाउन फ्रेज की जगह हमने एडजेक्टिव लिख दिया, पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज कर दिया, और दोनों ही मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है किसी नाउन का कॉम्प्लीमेंट होना या किसी प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट होना। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट किसका है, नाउन या प्रोनाउन का है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट तो एडजेक्टिव भी बन सकता है, इसीलिए एडजेक्टिव ने यहां पे इसको रिप्लेस कर दिया। यानी कि यहां पर आपको एडजेक्टिव भी लिखा हुआ मिलेगा कुछ सेंटेंसेस में। कहने का मतलब यह है कि ये कोल्ड मोनोट्रांजिटिव है, और इसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यहां पर चाहे नाउन फ्रेज लिखा हो या एडजेक्टिव फ्रेज लिखा हो, इसको दूसरा ऑब्जेक्ट मत समझ लेना। ये इसका एट्रीब्यूट बताने के लिए है, या ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह की इसी नेचर की हमारे पास कई सारी वर्ब होती हैं। डिक्लेयर, जैसे मैं लिख दूं यहां पर we declared him our leader। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं द pupil nominated her president। उसी तरह से अपॉइंट, मेक, चूज, इलेक्ट, और कॉल तो हो गया, अभी कॉल तो लिखा ही था। कॉल, डिक्लेयर, नॉमिनेट, अपॉइंट, मेक, चूज, इलेक्ट, और भी हो सकती हैं एक दो वर्ब जो मुझसे छूट गई हो। ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, और यहां पर लिखा रहेगा, यहां पर लिखा रहेगा उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब एक बार बताओ, ये है तो ट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हैं, और अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाना पड़े,
अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाना पड़े तो डिक्लेयर का कर दोगे बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का कर दोगे एक्चुअली में वाज डिक्लेयर्ड, और ये चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ही वाज डिक्लेयर्ड, और बाद में लिख दोगे बाय अस, और कई बार तो बाय अस हटाया भी जा सकता है, अगर यहाँ पे समवन या एवरीवन होता तो हटाया भी जा सकता है। तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, डिक्लेयर्ड का कर दिया वाज डिक्लेयर्ड, इसका पैसिव बनाते हुए, लेकिन आवर लीडर तो ऐसे ही लिखा रहेगा। आवर लीडर तो अपना स्थान थोड़ी ना चेंज करेगा, वो वैसे ही लिखा रहेगा वहीं पर, और वो वहीं पर मीनिंगफुल है। स्ट्रक्चर ही ऐसी है सेंटेंस की, एक्चुअली में यही हो रहा है आपके इस वाले सेंटेंस के साथ। माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल्स, द बेस्ट कपल, इसको जरा एक्टिव में बना के देखो, अगर अभी भी बात समझ में ना आ रही हो तो इसको एक्टिव में बना के देखो, एक्टिव फॉर्म में इसको डाल के देखो, है ना। लिखते हैं यहाँ पर सम, दे लिख देते हैं, दे मतलब कोई भी, मान लेते हैं कि यहाँ पर बाय देम लगा हुआ है, और चूंकि एक्टिव में बनाएंगे, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो बाय देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। चूंकि वर्ड डिक्लेयर्ड है तो क्या लिखा जाएगा, डिक्लेयर्ड माय वाइफ एंड आई। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, छोटे पड़ जाते हैं वर्ड ये। दे डिक्लेयर्ड माय वाइफ एंड आई द बेस्ट कपल, द बेस्ट कपल। इसको छोड़ दो अभी, बाकी को। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब ये हो गया ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन का ये जो कॉम्बिनेशन है जो लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, द बेस्ट कपल हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक पूरक जो इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया है। ओके, अब आगे इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। एट लगा है प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। एक ही सेंटेंस से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और रूल कोई लगाया नहीं, रूल तो मुझे खुद को याद नहीं है, मुझे कभी याद ही नहीं हुए, रूल कोई लगाया नहीं, एक्सेप्शन कोई बताया नहीं, और एक ही सेंटेंस में 200-50 कॉन्सेप्ट लगा दिए। सब अंडरस्टैंडिंग का खेल है, सब समझ का, सूझबूझ का खेल है। लॉजिकल लगे तो मानना, वरना आपकी मर्जी। एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट लगाया जाता है पॉइंट इन टाइम या स्पेस, स्पेस में या किसी टाइम में किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए एट लगाया जाता है। तो अगर एट द पार्टी लगा रहे हैं तो द पार्टी को हम जमीन पर एक पॉइंट की तरह ले रहे हैं, स्पेस में, जमीन पे नहीं, सॉरी, स्पेस में एक पॉइंट की तरह ले रहे हैं। ये हमारा चारों तरफ जो है वो पूरा स्पेस, और उस स्पेस में एक पॉइंट की तरह ले रहे हैं, इस पॉइंट की तरह लिया जा रहा है, ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह, है ना। कोई भी बिल्डिंग होती है तो वो जो है कहीं पे भी किसी लोकेशन पे होती है, उस लोकेशन को एक ज्योग्राफिकल पॉइंट कहा जा सकता है। तो पार्टी को यहाँ पर पॉइंट की तरह लिया जा रहा है। लेकिन अगर पार्टी को एक क्लोज बाउंड्री, या यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं, ये इतने सारे लोग हैं, इस बिल्डिंग की तरह या एक क्लोज्ड कन्फाइंड फंक्शन की तरह लिया जाए, ये बंद जो है, कहीं पर कुछ माहौल चल रहा है, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इन भी लगाया जा सकता है, इन द पार्टी, है ना। और अगर हमें ड्यूरेशन को बताना है कि पार्टी चल रही थी, उस टाइम के दौरान कुछ हुआ, तो हम ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, ड्यूरिंग द पार्टी। प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं एक एक वर्ड के साथ, बहुत सारी प्रीपोजिशन इसीलिए पॉसिबल होती हैं क्योंकि हम कुछ अगर अलग मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, हम कुछ और एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो हमें प्रीपोजिशन चेंज करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर पार्टी की लोकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ज्योग्राफिकल पॉइंट पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। हमें उससे ये मतलब नहीं है कि पार्टी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, बस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ध्यान दे रहे हैं।
तो हमने एट लगाया। इन द पार्टी भी लगा सकते थे, ड्यूरिंग द पार्टी भी लगा सकते थे, अगर हम उस टाइम के दौरान कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो इन द पार्टी लगा सकते थे। अगर हमें पता है कि पार्टी किसी क्लोज बाउंड्री में हो रही है ना, किसी बिल्डिंग में कहीं पे हो रही है, उस कन्फाइनमेंट को, उस क्लोजनेस को दिखाने के लिए, वो जो बंद है, अंदर पार्टी चल रही है, यहाँ पर इस पार्टी में कुछ हुआ, तो इन भी लगा सकते थे। ये इसीलिए बहुत सारे प्रीपोजिशन पॉसिबल हो जाते हैं। 55 हो गया। 56, ही वॉक्ड 10 miles बाई फुट। देखो ही आ गया प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। वॉक्ड मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, उसमें भी ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, और चूंकि ये इंट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि आप वॉक करते हैं, किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके पैरों पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं होना है। तो इसीलिए इसको, इस वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट तक ही इसका इफेक्ट रहना है। तो वॉक अगर मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की है, इंट्रांजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट की लेगी नहीं, ऑब्जेक्ट आ भी नहीं रहा। ये जो 10 miles लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। माइल्स भी नाउन हो गया, 10 हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। हालांकि ये लिखा हुआ ऐसे है कि आपको लगेगा नाउन फ्रेज, लेकिन ये एक्चुअली में एडवर्ब डिग्री का रेफरेंस दे रहा है। ये है हाउ मच का रिप्लाई, है ना, हाउ मच का रिप्लाई हो जाता है एडवर्ब डिग्री। क्योंकि अगर नाउन फ्रेज होती है तो या तो सब्जेक्ट होती, या ऑब्जेक्ट होती, या फिर ये होती कॉम्प्लीमेंट। बस यही 3 फंक्शन होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के। अब पता है आपको, कॉम्प्लीमेंट होती तो लिंकिंग वर्ब का होती, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी नहीं है। ऑब्जेक्ट होती तो ट्रांजिटिव वर्ब का होती, ये तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। या किसी प्रीपोजिशन का होती, कोई प्रीपोजिशन भी यहाँ नहीं लगी है, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, सब्जेक्ट तो हमने पहले ही ले लिया, एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट तो लोगे। तो इसका मतलब ये नाउन फ्रेज नहीं है, लिखी ऐसे गई है, लेकिन ये एडवर्ब डिग्री की तरह काम कर रही है। बाय फुट, बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। गलती यही है, एक्चुअली में ऑन फुट होता है। अब ये बाय फुट की क्या कहानी है, ऑन फुट की क्या कहानी है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये जो बाय प्रीपोजिशन है, ये लगाया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे आप लिख सकते हो बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस लिख सकते हो आप। ओके, यहां पर ये क्या है, कार, ट्रेन, बस, ये क्या है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेंटेंस में जोड़ने के लिए ये बाई प्रीपोजिशन लगाई जा सकती है। लेकिन क्या ये जो फूट है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? फूड को क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसीडर किया जा सकता है? फूड तो हमारे शरीर का हिस्सा है, भाग है, तो इनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंसीडर नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में इनके साथ लगाया जाता है ऑन फूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन फूट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसकी जगह ऑन फूट। ये इसमें गलती है। 57 पर चलते हैं। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। ओके, ही हो गया प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट हो गया, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कह दोगे कैसे भाई? देखो अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती। क्या मेन वर्ब है यहां पर? जब मेन वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव लिखा है। जब मेन वर्ब है ही नहीं तो इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो? अब ये जो इज है यही मेन वर्ब है, यही खुद मेन वर्ब है। और चूंकि ये मेन वर्ब है तो इसका नेचर भी देखना पड़ेगा। चूंकि ये मेन वर्ब है तो ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। भाई बी की फॉर्म में तो लिखी है, बी लिंकिंग वर्ब होती है। अब लिंकिंग वर्ब अगर लिखी है तो इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते, अदर एडवर्ब आ सकता है अगर वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव। तो लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसके लिए?
इस सब्जेक्ट के लिए। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट किसी नाउन प्रोनाउन का ही तो होगा। तो ये लिखा हुआ है ही के लिए, ही और गुड एक ही है, या गुड ही के लिए कॉम्प्लीमेंट है, उसके मीनिंग को पूरा कर रहा है। अब देखो आगे लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स, प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस सिचुएशन में कोई नाउन है, किसी नाउन के लिए, किसी नाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन लगाया है, वो बात सही है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन गलत लगा दिया। इस सिचुएशन में कुछ और प्रीपोजिशन आना चाहिए, जरा इस पर बात कर लेते हैं। देखो ये जो गुड है, सी इज गुड, इसके साथ आना चाहिए एट मैथमेटिक्स। जब ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट गुड के बाद, गुड को हम कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, या गुडनेस दिखा रहे हैं हम, तो अगर हम वो गुडनेस दिखा रहे हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी स्पेसिफिक वर्क में, कोई स्पेसिफिक वर्क है उसमें अगर हम गुडनेस दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पर एट प्रीपोजिशन आना चाहिए। जैसे क्या आना चाहिए था, गुड एट म्यूजिक। लेकिन अगर कोई यहाँ पर एक्टिविटी है ना, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये स्पेसिफिक वर्क हो गया या स्पेसिफिक एरिया हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्टिविटी है जैसे सिंगिंग, राइटिंग पोएम्स, ये क्या है, एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अगर है तो यहाँ पर इन लगाया जाना चाहिए प्रीपोजिशन, यानी कि इसको लिखते रहना कहीं पर, अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, पर्टिकुलर लिख लो या स्पेसिफिक लिख लो, अगर एक्टिविटी को रिफर किया जा रहा है तो इन प्रीपोजिशन आना चाहिए। वैसे आना चाहिए गुड के साथ एट, अगर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक वर्क को रिफर कर रहे हैं तो, गुड इन सिंगिंग, गुड इन राइटिंग पोएम्स। अगर मैं लिख दूं आपके सामने गुड विद फुटबॉल्स, ये भी सही है, यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फुटबॉल्स, और यहां पर इस फुटबॉल्स को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। भाई फुटबॉल होती है ना, आपने देखी है, एक बॉल होती है ना, तो सी इज गुड विद फुटबॉल्स या सी इज गुड विद गिटार। यहां पर गिटार को, फुटबॉल को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है, तो विद प्रीपोजिशन के साथ ये सही है। लेकिन अगर मैं गुड को यहां पर फुटबॉल्स के साथ ही यूज करूं, लेकिन यहां पर मैं फुटबॉल्स को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह रिफर नहीं कर रहा, यहां पर फुटबॉल्स को मैं रिफर कर रहा हूं एक स्पोर्ट की तरह, या स्पेसिफिक वर्क। स्पोर्ट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट हो गया है, एक विशेष प्रकार का खेल हो गया है, तो मैं स्पेसिफिक वर्क की तरह रिफर कर रहा हूं, तो क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए, सबसे ऊपर जो बताया था। ठीक है, ये इतना डिफरेंस हो गया। इतना अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो और बताऊं एक दो चीजें इसके बारे में, इसको हटाना पड़ेगा। अब जैसे गुड लिखा आपने, अब गुड आपने लिखा गुड इन इंग्लिश, यहां पर लिखा आपने गुड, यहां को कुछ भी मान लो, सी इज मान लो, सब जगह लिखा हुआ है गुड एट इंग्लिश, गुड विद इंग्लिश। थोड़ा स्पेस देके लिखता हूं, सी इज गुड इन इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश, गुड विद इंग्लिश। क्या हो गया, कौन सा वाला सही है, देखो समझ लेते हैं। यहां पर अगर आप इन प्रीपोजिशन लगा रहे हो, इसका मतलब आप इंग्लिश से रिफर कर रहे हो स्पेसिफिक एक्टिविटी को, है ना। भाई इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सुनना, समझना एक एक्टिविटी तो हुई, तो अगर आप उसकी स्पीकिंग एक्टिविटी को रिफर कर रहे हो तो इन सही है। लेकिन अगर आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो,
अगर आप एक इंग्लिश से अगर आप एक सब्जेक्ट को रिफर करना चाह रहे हो तो एट आएगा। लेकिन इंग्लिश और एक जगह यूज हो सकता है, जब इंग्लिश से हम रिफर करें किसी पर्सन को। भाई इंग्लैंड में रहने वाले किसी पर्सन को इंग्लिश ही तो कहेंगे, फिनलैंड में रहने वाले किसी पर्सन को फिनिश कहा जाता है, आयरलैंड में रहने वाले किसी पर्सन को आयरिश कहा जाता है। तो इंग्लिश का मतलब अगर यहाँ पे पर्सन से है तो यहाँ पर विद गलत हो जाएगा। अब इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं ले सकते, गिटार को, फुटबॉल को, पेन को इंस्ट्रूमेंट की तरह ले सकते हैं, पर्सन को इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं ले सकते। यहाँ पर आनी चाहिए प्रीपोजिशन टू। सी इज गुड टू इंग्लिश। इसी जो है इसी मीनिंग में मैं थोड़ा सा और बता दूं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज गुड टू हर क्लासमेट्स। क्या आएगा यहां पर प्रीपोजिशन? ये क्या है? पर्सन्स है ना, यहां पर आएगा टू प्रीपोजिशन, क्योंकि अब ये इसके बिहेवियर के क्या है? रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट मतलब स्वीकार करने वाला। अगर सी कोई भी बिहेव करेगी तो ये क्या है? उसके रिसिपिएंट है। तो उस रिसिपिएंसी को उस रिसिपिएंट को दिखाने के लिए, उस रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए हम लगाते हैं टू। ऐसे यहाँ पर सी इज पोलाइट टू हर क्लासमेट्स, सी इज सेंसिटिव टू हर क्लासमेट्स, सी इज cruel to her classmate, she is rude to her classmate, she is indifferent to her classmate। ठीक है, इस तरह के और भी हो सकते हैं, इतने मुझे याद आ रहे हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। अगर इस तरह के सिनेरियो में हो, इस तरह के कंटेक्स्ट में हो, तो ये अलग अलग प्रीपोजिशन यूज हो जाती हैं, मीनिंग थोड़ा अलग अलग होता है इनका, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर मैथमेटिक्स को लिया जा रहा है सब्जेक्ट की तरह से, लिया जा रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए था एट। इसी पार्ट में गलती है। आगे देख लेते हैं। बट लगा है यहाँ पर कंजंक्शन, हिज लगा हुआ है डिटर्मिनर, फ्रेंड यहाँ पर नाउन लगा हुआ है, और इजंट का मतलब हो गया इज नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी हुई है। अब देखो इतना ही क्यों लिखा है? इस तो यहाँ पर मेन वर्ब है, ये लगा है एडवर्ब, यहाँ पर गुड और लिखा जाना चाहिए था। एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमने इतने को जोड़ दिया, ही को और हिज फ्रेंड को, ही इज को और ही इज को और हिज फ्रेंड इजंट को जोड़ दिया। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम फ्रेजेस जोड़ने के लिए यूज होते हैं। हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बट से ही इज को और हिज फ्रेंड इजंट को जोड़ दिया, और बाकी चूंकि ये कॉमन था तो इसको कॉमन कर दिया। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसी काम में आते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है हिज फ्रेंड इज नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इतना ही शॉर्ट छोड़ दिया। 57 हो गया। 58 पर चलते हैं। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। बाय नून, अब ये जो बाय प्रीपोजिशन है, देखिए एक एक प्रीपोजिशन कई कई मीनिंग में आती है। ये जो प्रीपोजिशन है ये डेडलाइन बताने के लिए आती है। डेडलाइन मतलब लास्ट लाइन, लास्ट लाइन कह दो या लास्ट पॉइंट कह दो। यानी कि बाई ने इस नून के टाइम, बाई अगर नून के टाइम के साथ लगाया तो ये नून क्या है? लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब कोई एक्शन यहां तक इस लास्ट पॉइंट तक चला, उसके बाद नहीं चला, यहां तक चला, इसका मतलब यहां खत्म हो गया। अब यहां खत्म हो गया तो फिर क्लियर्ड नहीं, हैड क्लियर्ड होना चाहिए था, है ना? खत्म हो गया, अगर कंप्लीशन में आ गया तो परफेक्टनेस दिखानी पड़ेगी। और ये पता कैसे चला हमें? बाय नून फ्रेज से। बाय नून, जो बाय प्रीपोजिशन है डेडलाइन बताने के लिए, डेडलाइन का मतलब लास्ट लाइन या लास्ट पॉइंट बताने के लिए यूज होती है। तो बाय अगर नून के साथ लगाया तो हम ये रिफर कर रहे हैं कि ये नून जो है लास्ट पॉइंट है, लास्ट लाइन है, इसके बाद एक्शन नहीं चला, मतलब यहाँ तक
यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीशन के लिए परफेक्ट लगाओ, बाकी तो आपको पता ही है ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रही है और ये हो रही है एडवर्ब और मैनर। और एडवर्ब मैनर आपको पता है क्यों लगाए जाते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, वर्ब के मैनर को बताने के लिए लगाए जाते हैं। ये हो गया आपका 58 सेंटेंस। फिफ्टी 59 देख लेते हैं। अहमद हैज़ बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। अहमद नाउन हो गया, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाया जा रहा है, सिंगुलर था तो हैज़ आ गया, बीन वॉचिंग, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, कंपाउंड। ये हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब एक्शन नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की है। भाई वॉच करोगे तो किसी चीज़ को ही तो वॉच करोगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल या डिटर्मिनर। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म, ठीक है, दोनों एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ऑस्कर नॉमिनेटेड पूरी तरह से, ये जो नॉमिनेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रही है, और ये इसके साथ मिलके कंपाउंड एडजेक्टिव जनरेट कर रहा है। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 3 बार हुआ है एक्शन, बार बार हुआ है, 3 बार हुआ है। कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं लगा है, कहीं भी कोई ऐसी फ्रेज नहीं लगी है जो ये बता सके कि एक्शन को पार्शली कंप्लीट दिखाना है, कि यहाँ से यहाँ तक चला और अभी भी गोइंग ऑन है। जब पार्शल कंप्लीशन का सेंस नहीं है तो आपने हैज़ बीन वॉचिंग क्यों लगा रखा है, आप सीधे कर दो ना हैज़ वॉच्ड। हाँ, परफेक्ट फॉर्म आ सकती है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ परफेक्ट फॉर्म आ सकती है। मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि जब पार्शियल कंप्लीशन हम दिखा नहीं रहे हैं, जब ऐसा नहीं है कि हम पार्शियल कंप्लीशन दिखाना है, सिंस लगा होता या कहीं फॉर लगा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ इतने टाइम का हमें कंप्लीशन दिखाना है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। 60 सेंटेंस पर चलते हैं। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। पुलिस नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये हो गई नाउन फ्रेज। अब देखो ये जो पुलिस है ना भैया, ये प्लूरल नाउन होता है। पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, कैटल, इलेक्टोरेट, वर्मिन, ये सारे के सारे जो हैं ये प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होते हैं। ये तो सबने याद किया हुआ होगा, जब नाउन चैप्टर पढ़ाते हैं तो हर टीचर इनको लिखवाता है कि ये वर्ड है प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन लगता है सिंगुलर है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई पुलिस का मतलब केवल एक पुलिसमैन नहीं है, हम उन सारे पुलिस वालों को रिफर कर रहे होते हैं। पीजेंट्री बोलते हैं उन सारे किसानों को, जितने भी फार्मर्स हैं उन सारे किसानों को पीजेंट्री बोला जाता है। ऐसी क्लर्जी, वो जो सारे जजेस हैं इनको बोला जाता है क्लर्जी। तो ऐसा इसलिए होता है, तो ये काम करते हैं प्लूरल नाउन की तरह। अगर ये प्लूरल है तो फिर यहाँ पर हैज़ नहीं हैव होना चाहिए, और हैव यहाँ पर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। चूंकि यहाँ पर मेन वर्ब लगी है, मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, इसीलिए इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आया है होम का रिप्लाई। ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, ऑन प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द चार्ज, फिर एक प्रीपोजिशन हो गई बताने के लिए कि किसके चार्ज की बात हो रही है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया थेफ्ट। ये 60 सेंटेंसेस जो हैं हो गए हमारे। इसी तरह से हम सेंटेंस की, चूँकि कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे तो इनके बारे में इतना डिटेल में बताया भी नहीं जा सकता, और पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगा,
मैं एक एक पॉइंट जहाँ पर मुझे ये भी लगेगा कि ये एक कोमा है और इस कोमे को लगाने का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, इसने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बदला है या मीनिंग में कहीं कोई चेंज आया है इसकी वजह से, उसको ही बताकर चलता हूँ। ये मुझे सबसे सही अप्रोच लगती है प्रैक्टिस करने के लिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, आप अपने घर पर सेंटेंसेस को इस तरह से करके देखें। आप 2-4 सेंटेंस लें और इस तरह से जो है आप करें उन्हें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।